हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यूनिवर्सिटी की पाठशाला का। तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ट्रांसफॉर्मर का एक और नया टॉपिक। तो आई होप कि आप लोगों ने ये मॉड्यूल 5 ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर जो है एकदम स्टार्टिंग से देखा होगा, और इससे पहले आप लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट और सिंगल फेज एसी सर्किट जो है उसको मस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर हाँ, तो फिर अब उसके आगे अब हम लोग ट्रांसफॉर्मर पर आज के सेशन पर क्या देखने वाले हैं। तो भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफॉर्मर में आज एक बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, येट स्मॉल सा छोटा सा टॉपिक जो है वो देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह जो है उसको समझा हुआ है। थ्योरेटिकल टॉपिक से जो चीज़ें पूछी जाती है वो देखा हुआ है। आज की क्लास में बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन का। थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में आपको ईएमएफ इक्वेशन भी बताऊंगा। आपको दो तरीकों से ईएमएफ इक्वेशन बताना बताऊंगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है उस हिसाब से आप उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग वैसा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो लेट अस बिगिन विद द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन जो है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो एक बहुत बेसिक सा सर्किट जो है इसको हम लोग एक बेसिक सा ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर जो है उसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन कंसिडरेशन के हिसाब से भी आपको ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि प्रोसेस जो है उसमें होता क्या है, कैसे मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो क्रिएट होती है, कैसे उसकी वजह से मैग्नेटोमोटिव फोर्स का क्या सीन होता है, कैसे फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच जो होता है वो कितने डिग्रीज का डिफरेंस होता है, कौन लीड करता है, कौन सी क्वांटिटी लैग करती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग आज उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और प्रॉपरली ईएमएफ इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है उसकी डिज़ाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर के भीतर मैं कुछ सप्लाई करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ ईएमएफ इक्वेशन का, ताकि टॉपिक अपने को पता रहे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। दिस इज ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए भाई, लेट्स सी। तो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है आपके पास ये, और इसका ईएमएफ इक्वेशन आपको बताना है। ईएमएफ जो कि इंड्यूस होकर आपको सेकेंडरी साइड पर मिलेगी। कुछ एक बेसिक अजम्पशंस हम लोग रखते हैं कि लेट अस सपोज कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो कोर है, इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है इसको हम लोग म्यू आर एज्यूम करके चलते हैं। जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगी सेकेंडरी साइड पर, प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों का जो फॉर्म है, यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ सप्लाई पोटेंशियल देंगे, लेट इट बी V1, कुछ करंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो आएगी आई म्यू। इन सब टर्म्स को मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, कुछ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 होगा, इस तरफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी E2, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N2, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N1, कुछ फ्लक्स का लिंकेज होगा, लेट इट बी 5। फ्लक्स पूरे के पूरे स्कोर के भीतर कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, तो इसलिए उसको अलग से 5 1 5 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये तो था, चलिए बेसिक सा कुछ ईएमएफ के बारे में। ठीक है, ये इंड्यूस्ड फॉर्म में कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो हम लोग अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि लेट द प्राइमरी मैग्नेटाइजेशन करंट, यहाँ प्राइमरी साइड से जो मैग्नेटाइजेशन करंट है जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस हो पा रहा है उसको अज्यूम करते हैं आई म्यू के फॉर्म में। ठीक है, सो लेट द प्राइमरी मैग्नेटाइजेशन करंट, let the primary magnetization current be I म्यू। अच्छा देखिए, एक काम करता हूँ मैं, एक तो आपको बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में पहले बताता हूँ कि अगर सपोज कर लीजिए कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से मत बनाइएगा, और एक आसान तरीका आपको मैं अभी पहले लिखवा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में बताऊंगा इस ईएमएफ इक्वेशन को। ठीक है, तो पहले एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में देखिए। तो इस पोर्शन को, इतने को मैं अभी के लिए मिटा रहा हूँ, ये आगे चल के आपको लिखवाऊंगा थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में। ठीक, अभी मैग्नेटाइजेशन करंट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, काम करते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बी कैपिटल ई। कैपिटल ई के फॉर्म में इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग शो कर रहे हैं। और बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बाय फैराडेज लॉ
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नो दैट ईएमएफ इंड्यूस जो हम लोग बताते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये कितना फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और कितनी नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर है उसके हिसाब से। ठीक है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ बताता है कि अपनी कॉज को ये अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक, यहाँ तक ओके, फैराडे के नियम के हिसाब से हमको ये चीज पता है। यहाँ पर जो फ्लक्स है टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स है, इट इज अ फ्लक्स विच हैज टाइम वेरिंग नेचर, टाइम वेरिंग प्रॉपर्टी। कैसे? क्योंकि ये फ्लक्स जिस सप्लाई से क्रिएट कर रहे हो वो सप्लाई भी वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम वेरिंग नेचर की सप्लाई है, तो ऑब्वियसली उससे बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी टाइम वेरिंग नेचर का होगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फ्लक्स जो होगा, हियर द इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स जो इस कोर में डेवलप होगा उसको हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स है, इसको पुट कर दीजिए यहां पर, इसको आप प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा नाउ E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई एम साइन ओमेगा टी। ऐसा लिख सकते हैं इसको। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, सो दिस विल बिकम E इज इक्वल्स टू माइनस एन ओमेगा फाई एम, है ना, ये देखिए साइन ओमेगा टी है, डी टी है, तो बाहर ओमेगा निकल करके आएगा और साइन ओमेगा टी है तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बन जाएगा यहाँ पर। माइनस और माइनस साइन हट गया यहाँ से, यू विल गेट E इज इक्वल्स टू एन ओमेगा फाई एम, और ये कॉस थीटा के फॉर्म में इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए आप, दिस विल बिकम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री, साइन ऑफ थीटा यानी कि ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, देखिए ओमेगा है ना, ओमेगा की वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा की वैल्यू को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ के बराबर है। ठीक, बता सकते हैं हम लोग। वैसे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे ये EM की तरह दिखता है और साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पर मुझे थीटा दिखाई देता है कि साइन ओमेगा टी से इतना डिग्री के लीड या लैग का जो कंडीशन है, माइनस साइन है तो मतलब लैग करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ना मैक्सिमम EMF जो है E मैक्स, उसकी वैल्यू है एन ओमेगा फाई एम, ये वैल्यू है, और फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फाई मतलब फाई नहीं लिखता हूँ, उसको थीटा लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे मैं फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एंगल की बात कर रहा हूँ, तो थीटा की वैल्यू है माइनस 90 डिग्री, यानी लैग कर रहा है ये EM जो है, ये लैग कर रहा है 90 डिग्री से। किससे लैग कर रहा है? जिस फ्लक्स से ये क्रिएट हो रहा है, जिस फ्लक्स की वजह से EMF बन रहा है, उसी फ्लक्स से ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। आगे चल के देखेंगे कि ये मैग्नेटाइजिंग करंट से भी 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, खैर, तो इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, EM लिख सकते हैं, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पूरा डिटेल्ड फॉर्म में सारा चीज जानना है कि फ्लक्स डेंसिटी या एरिया के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन है। सो आई कैन से कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, इसको रेडियंस के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, रेडियंस पर सेकेंड के फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई एफ इंटू फाई एम, लिख सकते हैं ऐसा। ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज EM, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये मैक्सिमम EMF का एक्सप्रेशन आया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम EMF। ओमेगा की वैल्यू खाली इस इक्वेशन के अंदर पुट किया हूं मैं, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन के भीतर, ठीक है ना। अब यहां से आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, वी कैन से कि नाउ ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू फाई एम इंटू 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, मैक्सिमम EMF डिवाइडेड बाई रूट 2, लिख सकते हैं ना हम लोग इसको ऐसा। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए 2 पाई अपॉन रूट 2 से क्या आ जाता है, सो वी नो दैट 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 is equals to 4.444. So RMS value of this EMF is 4.44 into F into phi m into n। ये हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन आता है। ध्यान रखिएगा अभी RMS वैल्यू बता रहा हूँ, अभी इंस्टेंटेनियस का ये एक्सप्रेशन से मुझे मतलब नहीं है, मुझे उससे खाली फेज एंगल देखना था जो मैं फेजर में यूज करूँगा। तो मुझे समझ में आ गया कि EMF जो है वो अपनी फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ठीक,
हालांकि इसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो इतनी निकल के आती है यहाँ से। ठीक, तो अब अगर मुझे सपोज कर लीजिए कि प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, E1 की वैल्यू बतानी है, तो N की जगह पे आई विल राइट N1। सो फॉर प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर लिखते हैं, इधर पर लिखते हैं। सो नाउ फॉर प्राइमरी induced EMF, for primary induced EMF we can say कि जो E1 निकल के आएगा यहाँ से, E1 जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 4.44 इंटू एफ फाई एम N1, और E2 जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, ये भी हो जाएगा 4.44 इंटू एफ इंटू फाई एम इंटू N2। आगे चल के टर्न रेशियो वगैरह जब हम लोग देखेंगे तो उसमें इसका यूज भी करेंगे। ठीक, लेकिन अभी फिलहाल तो ईएमएफ के फॉर्म में आप ये दोनों का एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें और इसके बेसिस पे फेजर बनाने जाएं तो ये फेजर कैसा बनेगा पता है, इसके बेसिस पे जब फेजर ड्रॉ करेंगे ना तो इट विल बी लाइक दिस। ये फेजर ऐसा बनेगा आपके पास। यहां पर आप शो करेंगे मैक्सिमम फ्लक्स, लेट अस सपोज फाई एम या फाई आप शो करते हैं, तो आपको इस लाइन पर दिखाई देगा E1, इसी जगह पे दिखाई देगा E2। ठीक है, और ये कंडीशन क्या रहेगी, ये 90 डिग्री लैग करती हुई कंडीशन रहेगी। तो इसी सिचुएशन को देख के आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि दिस शोज दैट द EMF ऑफ प्राइमरी है ना, इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी और E2 दैट इज सेकेंडरी lags the flux by 90 डिग्री। जिस फ्लक्स की लिंकेज की आप बात कर रहे हो उस फ्लक्स से ये लोग 90 डिग्री पीछे चलते हैं। एट द सेम टाइम ये लोग अपनी जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उससे भी 90 डिग्री चलते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट को भी आप यहीं पर शो करते हो। हालांकि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया नहीं है, अगले केस में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ नहीं शो करता हूँ। ठीक, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि E1 और E2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री के डिफरेंस पे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है सर, बोथ आर ऑन द सेम फेज। ऑल्सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ऑल्सो E1 एंड E2 आर इन सेम फेज। E1 and E2 are in same phase. This was the EMF equation of a transformer. ट्रांसफार्मर के केस में ईएमएफ का इक्वेशन जो है वो आप इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके शो कर सकते हैं। यहाँ पे ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू जो है वो आपको 4.44 एफ फाई एम इंटू एन के रिस्पेक्ट में दिखेगी। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये फाई का या एफ का या एन का कैसा रिलेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स और मैग्नेटाइजिंग करंट जैसे जो फैक्टर्स हैं उनको भी एड्रेस कर सकें यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ तक आप समझ गए, इसका ईएमएफ इक्वेशन इसी के साथ कंप्लीट होता है। लेकिन मैंने आपको बोला था मैं इसका डिटेल्ड फॉर्म में आपको मस्त तरीके से और समझाऊंगा। ठीक है, ये एक तरीका है इसको बताने का। सपोज कर लीजिए 2 से 4 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है, आप इस तरीके से बता दीजिएगा, इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा मार्क्स में पूछेगा और कैसे बताएंगे। यही ईएमएफ इक्वेशन को थोड़ा सा और डेप्थ में समझना है आगे चल के, क्योंकि आपको टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वगैरह भी क्लियर करना होगा, है ना। आपको जो V/F रेशियो, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी रेशियो को जो कांस्टेंट रखते हैं वो वाला फैक्टर देखना है। तो आप थोड़ा सा इस डिटेल्ड फॉर्म में आ जाइए। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये वर्जन जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज द डिटेल्ड फॉर्म। दिस इज द डिटेल्ड फॉर्म। आराम से देखिएगा, पूरे टर्म्स आपको क्लियर है, बस यहां पर देख देख के इसको समझते जाइए कि एक्सप्रेशन बन कैसा रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड फॉर्म ऑफ ईएमएफ इक्वेशन। एक्चुअल में किस तरीके से आता है ईएमएफ का इक्वेशन, वो तो चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक तरीका था, बहुत बेसिक टाइप का एक तरीका था, जिससे कि हम लोग ईएमएफ का डेफिनेशन जो है उसको समझ रहे थे। ठीक है, अब चलिए ऐसा डिटेल फॉर्म देखते हैं कि क्या होता है। तो अगेन सिचुएशन में सेम यहाँ पर अज्यूम करता हूँ, फिर से वैसे एक ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
तो एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसकी वाइंडिंग्स को प्लेस कर रहा हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है इनको हम लोगों ने प्लेस कर लिया। दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो मैं सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज सप्लाई V1। इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे पास मान लीजिए E1 है, यहाँ का इंड्यूस्ड E2 है, नंबर ऑफ टर्न्स N2, नंबर ऑफ टर्न्स N1, मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो I म्यू है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द मैग्नेटाइजिंग करंट, let the magnetizing current, let the magnetizing current in primary side, in the primary side be equal to I म्यू। आई म्यू के फॉर्म में प्राइमरी साइड की मैग्नेटाइजिंग करंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है यही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट करने के लिए। जब हमने यहाँ से सप्लाई दी तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पे आई इस नंबर ऑफ टर्न्स के भीतर, उसकी वजह से कुछ एमएमएफ क्रिएट होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स क्रिएट होगा यही आगे चल के फ्लक्स को धक्का देगा कि भाई तुम सर्किट में आगे की तरफ जाओ। पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, समझिएगा। तो सिंस वी नो दैट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ is directly proportional to I mu, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई म्यू। और फॉर्मूला इसका क्या बनता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, एमएमएफ इज इक्वल्स टू फाई इंटू एस, एक ये फॉर्मूला। बट क्या हम यहाँ पे इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, हम यहाँ पे जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है एन आई, एन को एज अ कांस्टेंट मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एन इंटू आई म्यू लिखा जा सकता है इसको, कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो एन इंटू आई म्यू के हिसाब से वेरी कर रहा है भाई, कि कितनी करंट में वेरिएशन है या कितने नंबर ऑफ टर्न्स में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, उस हिसाब से इसमें वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, आई म्यू जो है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आई म्यू जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, और अगर मैं इसी को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में मेरे पास आई म्यू की वैल्यू हो जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम आई एम साइन ओमेगा टी। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास हो जाएगा एम एम एफ इज इक्वल टू एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। ये लिख सकते हैं हम लोग किसका, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एम एफ की वैल्यू जो है वो आई की प्रोपोर्शनल हो गई, और इसको हम लोग एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक, एम एफ जो होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, अब ये तो चलो इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो गया कि इलेक्ट्रिकली मैग्नेटोमोटिव फोर्स इस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अब मैग्नेटिक फॉर्म में आगे क्या क्या चीज़ों में चेंज दिख रहा है, या मैग्नेटिक फॉर्म में एम एफ क्या बताता है, तो मैग्नेटिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक्सप्रेशन होता है फाई इंटू एस के फॉर्म में। ठीक है, फाई इंटू एस के फॉर्म में। चाहो तो आप इसको दो स्टेप में बता सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द फाई, कि कितना फ्लक्स जो है वो वहाँ पर लिंक हो रहा है, कितना फ्लक्स जो है वो बन रहा है। या फिर आप लिख सकते हो कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू फाई इंटू एस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे एस यूज कर रहे हैं, जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर के एक्सप्रेशन में, बस बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। सो वी कैन से कि फाई इज इक्वल्स टू द मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई एस। फाई जो होगा ना, जो फ्लक्स होगा यहाँ पर, उसको हम लोग किस तरीके से शो कर सकते हैं कि भाई फ्लक्स जो है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई एस के फॉर्म में एक्सप्रेस है। ठीक है, तो जब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, सॉरी, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से फ्लक्स जो है वो लिंक करना शुरू कर रही है प्राइमरी से एंड देन फर्दर सेकेंडरी से। ये होना सबसे पहले शुरू हो गया। ठीक है, फ्लक्स लाइन जो है वो प्राइमरी और फिर सेकेंडरी से पास हो रही है, और फिर उस हिसाब से ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू एम एफ अपॉन एस जो है हम लोग लिख लिए। तो अब एम एम एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम एफ का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया ना कि इट इज एन इंटू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। चलिए लिखते हैं, सो फाई इज इक्वल टू एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एस, एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एस लिखा जा सकता है ऐसा। ठीक, और साइन ओमेगा टी जो है हमारा फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट है,
इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर दूं तो एन आई एम अपॉन एस ऑल्सो n into maximum current with respect to reluctance will be equal to maximum flux. करंट अगर मैक्सिमम जा रही है तो ऑब्वियसली अगर करंट मैक्सिमम जा रही है तो जो फ्लक्स उससे मिलेगा आपको वो भी मैक्सिमम रहेगा, वो भी पीक पर रहेगा, ठीक है। और फाई की मैग्नीट्यूड आपको पता है कि क्या है, फाई इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है ना, फाई एम साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस होने की वजह से, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सप्लाई से बन रहा है, पिछले केस में भी मैंने आपको दिखाया था, इसको फाई एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको फाई एम साइन ओमेगा के टी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो फाई एम की जगह पे आप एन आई एम अपॉन एस जो है वो लिख सकते हो क्या। साइनोसॉइडल नेचर का फ्लक्स सेटअप होगा ना मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से, तो उसी का एक्सप्रेशन यहाँ पर है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, ठीक। तो ये ही फ्लक्स शुरुआत में प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होगा और आगे चल के सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाला है, ठीक। चलिए भाई अब वापस ऊपर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या लिखना है। सो हियर the primary induced EMF is given as, so here the primary induced EMF is given as EMF E1 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन जो है वो कैसा आएगा, EMF E1 इज इक्वल्स टू फाई इंटू एन, ई इज इक्वल्स टू एन फाई के फॉर्म में आप रिलेट कर सकते हो, एन फाई, या इसको और बेटर वे में आप बोलो तो एन साई के फॉर्म में रिलेट कर सकते हो। साई जो है वो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो EMF E1 जो होगा वो एन साई या एन फाई के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। कि जितना आप फ्लक्स लिंकेज को बढ़ाओगे EMF, आखिर आप एन डी फाई बाई डी टी जो लिखते हो वो इसी के लिए तो लिखते हो ना, तो इसको चलो लिख लेते हैं। तो एन साई, यहाँ पे साई का एक्सप्रेशन आप लिखोगे माइनस एन, साई का एक्सप्रेशन रहेगा डी फाई बाई डी टी। सो देयर फोर वी कैन से कि EMF इंड्यूस्ड E1 इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। अच्छा n लिखेंगे कि माइनस n लिखेंगे, ये बताइएगा यहाँ पे इस पॉइंट पर। क्या इसको n लिखना ठीक है क्या कि माइनस n लिखना चाहिए? तो सिंपल सा तरीका है सर, लेंथ लॉ का बेसिस है जिसके बेसिस पे आप EMF बता रहे हो, माइनस साइन जरूर से लगा दीजिएगा, ठीक। सो वी कैन से कि E1 इज इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से सिनारियो वही है जो पिछले पेज में आप देख रहे थे। तो dt के रिस्पेक्ट में आपको साइन ओमेगा टी को वो करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो दिस विल बिकम E1 इज इक्वल्स टू, अब एग्जैक्टली अब ज़्यादा इसको लेंदी बनाने का मतलब नहीं है, फटाफट से आपको मैं सीधे मेन वैल्यू पर ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा एन ओमेगा फाई एम, कॉस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पहले कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में आएगा, फिर उसको आप साइन में चेंज करिएगा, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, एन ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री का एक्सप्रेशन, ये आपको मिलेगा इंड्यूस्ड EMF ऑफ द प्राइमरी साइड, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ की भी सिचुएशन वही बताती है जो पिछले पेज की सिचुएशन बताती है, क्या चीज़ कि प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF जो है वो अपनी मैग्नेटाइजिंग करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। क्यों? मैग्नेटाइजिंग करंट का एक्सप्रेशन कहाँ पे देखे थे आप, ये देखिए यहाँ कहीं पे मैग्नेटाइजिंग करंट मैंने आपको बताया था ना, देखिए आई म्यू का एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज गिवन एज आई एम साइन ओमेगा टी, और इसके रिस्पेक्ट में जो EMF इंड्यूस होकर के आई है ये है साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री पर। इस पूरे को आप बोल सकते हो कि ये ई मैक्स है, दिस इज मैक्सिमम EMF एन ओमेगा फाई एम। सो ई आर एम एस कितना हो जाएगा, दिस इज एन इंटू 2 पाई एफ इंटू फाई एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिख दिया मैंने, और चूंकि RMS चाहिए था इसलिए EM डिवाइडेड बाई रूट 2, तो 2 पाई अपॉन रूट 2 से फिर से वही आएगा 4.444, और यहाँ पे दूसरा हमको फाई की वैल्यू कितनी मिल गई, फाई नहीं लिखते हैं, थीटा लिख देते हैं इसको, चलो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 90 डिग्री लैगिंग, माइनस 90 मतलब 90 डिग्री पीछे चलता हुआ दिख रहा है, कौन, EMF, किससे, मैग्नेटाइजिंग करंट से या फिर फाई से, फाई एम साइन ओमेगा टी था ना वो भी,
इसके हिसाब से। सो वी कैन से EMF E1 इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू F इंटू 5M इंटू N1। एंड इसी तरीके से आप E2 भी लिख सकते हो 4.44 इंटू F इंटू 5M इंटू N2। बन जाएगा सभी से। EMF इक्वेशन आपका इस पॉइंट पर कंप्लीट हो जाता है। आप इसके बाद चाहें तो आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करके फिर से वही सेम फेजर डायग्राम जो मैंने पिछले पेज में आपको शो किया था उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। इस बार एक और चीज़ करिएगा कि इस बार आई म्यू को भी शो कर दीजिएगा आप उसके अंदर, ठीक है। ये एक और बढ़िया सा पार्ट रहेगा। पिछली बार हम लोगों ने खाली फ्लक्स के फॉर्म में शो किया था, इस बार आप आई म्यू ड्रॉ कर सकते हो। आगे चल के इसी मैग्नेटाइजिंग करंट को आपको शो करना रहेगा और डिटेल्ड फेजर के भीतर, ठीक। तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी साइड, दिस इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। ये जो है होगा आपका, दिस इज द म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी साइड, ठीक। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी साइड। और ये क्या चीज है? दिस इज द म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड पर जो EMF इंड्यूस हो रहा है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। मैक्सिमम फ्लक्स का लिंकेज तो है ही, चलो RMS फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज की बात तो कर ही रहा है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है और नंबर ऑफ टर्न्स कितना आपने सेकेंडरी साइड पर रखा है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए आगे चल के जब आप टर्न रेशियो की बात करते हो तो वहाँ इसी फैक्टर को हाईलाइट करते हैं हम लोग कि टर्न्स के बेसिस पे EMF पे कितने का असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है इसके ऊपर मेजरली, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस हिसाब से देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर और इलेबोरेट कर लो ताकि आपको V/F का रेशियो भी मिल जाए, तो उसके लिए आपका डेरिवेशन तो चाहो तो यहीं पर खत्म हो सकता है आपका। अब डेरिवेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो डेरिवेशन तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप फेजर डायग्राम फिर से चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर आप EMF जो है इंड्यूस्ड EMF उसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे कि जो E1 है दैट इज इक्वल्स टू E2 और इससे लीड करता हुआ बाय 90 डिग्री क्या चीज़ है? यहाँ पर आपके पास फ्लक्स है या आई म्यू की वैल्यू है। ये दोनों एक फेज में आपको दिखाई देते हैं। तो इससे दो बातें क्लियर होती है और एक नया चीज़ क्लियर होता है। क्या चीज़? कि आई म्यू और फ्लक्स जो है, आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड फाई आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, एक ही फेज में दोनों की दोनों क्वांटिटीज है। दूसरा कि E1 E2 जो है वो आई म्यू और फाई दोनों से लैग करता है। EMF E1 एंड E2 सबसे पहले तो आर इन सेम फेज, आर इन फेज, ठीक है। ये देखिए ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात बताता हूं आपको, और तीसरी चीज ये है कि E1 एंड E2 lags from, E1 and E2 lags from I mu and phi by 90 डिग्री। 90 डिग्री पीछे चल रहे हैं ये लोग आई म्यू और फाई से, ठीक है। तो ये इतनी बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहां तक का पोर्शन एटलीस्ट आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना। तो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि अब इसके आगे आपको क्या एक्सप्रेशन जानना चाहिए। तो E1 E2 तक का एक्सप्रेशन अपन ने समझ लिया क्या? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बेस्ट। इसको नोट करते जा रहे हैं ना आप लोग? आई होप इसको एकदम मस्त तरीके से आप लोग लिख रहे होंगे। अब देखिए अगर यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया तो मुझे लगता है अब आपको EMF इक्वेशन तो पूरा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बना रहे। तरीका अलग हो सकता है, आई म्यू का फॉर्म एक था, दूसरा जो था खाली फैराडेज लॉ के बेसिस पर था। लेकिन इससे V/F रेशियो का रिलेशन कैसे निकलता है सर? चलो ठीक है देखते हैं। सो हियर लेट अस सपोज EMF E का रिलेशन हमारे पास आया 4.44 इंटू F इंटू 5M इंटू N। जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरीके का है 4.44 F5M इंटू N, ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। सेकेंडरी साइड पे भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे ही एक्सप्रेशन आपको बनता है, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया। तो अगर E1 और E2 दोनों सेम फेज में है, E1 E2 दोनों सेम फेज में है और ये 5M मतलब मैक्सिमम फ्लक्स के लिंकेज के ऊपर इस EMF की वैल्यू डिपेंड करती है, तो अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला पता है तो उससे आप यहाँ पे एक रिलेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? हमको पता है
since flux density B is the flux per unit area. Flux density B की वैल्यू जो है that is given as flux per unit area. So phi should be equal to B into A and the maximum flux, यहाँ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है ना, phi m. The maximum flux phi m should be equal to what? So it should be equal to maximum flux density into area. It should be equal to the maximum flux density into area. पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो EMF का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा E is equals to 4.44 into F. phi m की जगह पे आप लिखेंगे BM into A into number of turns. ये एक्सप्रेशन यहाँ से बनता है. तो अगर देखिए यहाँ पे दो चीज़ों को मैं कांस्टेंट देखूँ, एक तो A की वैल्यू जो कि एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, एरिया ऑफ द एंटायर सेक्शन जो हमको मिल रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और दूसरा n की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स. ये दोनों की वैल्यू तो फिक्स है, और दूसरा 4.44 तो है, वो भी कांस्टेंट है. तो पूरा का पूरा EMF निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? सिंस 4.44 A एंड n आर कांस्टेंट. इतना अगर कांस्टेंट है ही तो आप बोल सकते हो ना कि EMF जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. EMF की प्रोपोर्शनैलिटी सीधे सीधे दिखती है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी से है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी से है. ठीक, तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मैं थोड़ा सा यूज कर लूं, इस प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट थोड़ा सा मैं यूज कर लूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं? चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे, और देखिए अगर मुझे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बताना है तो आई कैन राइट E बाई एफ का फॉर्म. तो आई कैन से कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी B max इज इक्वल्स टू E बाई एफ. ठीक है, यहां से हम लोग बता सकते हैं, या B max इज प्रोपोर्शनल टू E बाई एफ, ऐसा लिख सकते हो आप. ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी साइन E बाई एफ के फॉर्म में बोल सकते हो ना. और E जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? ऑलमोस्ट वोल्टेज के. E की अगर मैं बात करूं तो उसको वोल्टेज से इक्वेट करके बता सकता हूं ना मैं, कि इससे प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं बताऊं तो ये तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा उसी के ऊपर निर्भर करेगी. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ. इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ B हैज टू बी कांस्टेंट इन द एंटायर पोर्शन, सिंस B हैज टू रिमेन constant, thus the ratio V by F should be, the ratio of V by F should be constant. constant मतलब सेम वैल्यू का रहना चाहिए हमेशा? नहीं, कांस्टेंट मतलब उस रेशियो की मैग्नीट्यूड सेम आनी चाहिए. मतलब किसी समय हो सकता है कि V बाई एफ की वैल्यू आपको 400 बाई 200 दिया हो, तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी. सेकेंड टाइम में हो सकता है कि V बाई एफ की वैल्यू 800 बाई 400 दे दे, तो उससे हमको मतलब नहीं है. हो सकता है ये वैल्यूज चेंज हो जाए, लेकिन रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए. रेशियो की वैल्यू जितनी पहले आ रही थी उतना ही अभी भी आनी चाहिए, भले अंदर की वैल्यू कितनी भी हो जाए. अब यहाँ 1200 दे दे, नीचे 600 दे दे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, क्या दिक्कत है? ठीक है, आपका रेशियो थोड़ी ना बदलेगा, इट विल रिमेन सेम ना. तो रेशियो हैज़ टू रिमेन सेम, रेशियो हैज़ टू रिमेन सेम. इसको कांस्टेंट रखने के लिए आपका V बाई एफ का रेशियो सेम होना चाहिए. लेकिन अगर मान लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं हम लोग, लेट अस सपोज कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या कम देते हैं, तो फिर मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है उसमें कितने का चेंज आएगा, या ओवरऑल वर्किंग में क्या चेंज आएगा, है ना. मान लो सप्लाई वोल्टेज को हाफ कर दिए, मान लो जितनी भी आपकी वोल्टेज है, मान लो 400 थी, इसको अगले केस में मैंने क्या कर दिया? 200 कर दिया. इस बार V को 200 करूंगा तो ध्यान मुझे रखना पड़ेगा कि फिर F को भी मुझे हाफ करना पड़ेगा. तो फिर मैं F की वैल्यू जो रखूंगा उसको भी कम कर दूंगा, ताकि जब मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मेरा रेशियो एकदम उतना ही रहे जितना पहले केस में था, ताकि ये रेशियो मेरा कांस्टेंट निकल करके आए. ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी MCQ फॉर्म में पूछता है, यूनिवर्सिटी में तो नहीं पूछता, इसमें पूछता है, कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछता है कि V बाई एफ रेशियो में अगर V को हाफ कर दिए तो F को क्या करना चाहिए ताकि वो रेशियो मेंटेन रहे. तो F को भी हाफ कर देना चाहिए. कि 400 था तो अब बताइए F की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए कि रेशियो की वैल्यू चेंज ना हो, उसका रेशियो V बाई एफ जो है वो ना चेंज हो.
तो इट शुड रिमेन इन द सेम रेशियो, तो उसी हिसाब से उसको भी हाफ कर दीजिएगा आप एफ को। ठीक है, ये चीज़ आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो रेशियो अपना कांस्टेंट रहेगा। तो अगर रेशियो कांस्टेंट है तो डिज़ाइन पैरामीटर में कुछ नहीं चेंज होगा। डिज़ाइन कंपोजिशन जो है, डिज़ाइन का जो पैरामीटर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में कुछ ऑल्टरेशन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में कुछ ऑल्टरेशन होता है, तो क्या होगा? क्वेश्चन ये आता है कि इफ एफ चेंजेस, अगर एफ चेंज होता है तो क्या क्या होगा? अब चेंज मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, एफ बड़ा भी बढ़ भी सकता है पहले से, एफ घट भी सकता है, बोथ द केसेस आर पॉसिबल। सो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? देखिए, एफ अगर यहाँ से चेंज होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बदलेगी ना। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी मान लो मैं बढ़ा दिया तो बी की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी वहाँ से। फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो बी की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहला चेंज तो बी में दिखेगा आपको। बी की वैल्यू में क्या चेंज दिखेगा? ये चेंज हो जाएगा ड्यू टू द चेंज इन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी चेंजेस, फर्स्ट थिंग। दूसरा, सो ड्यू टू दिस the magnetizing current also change। तो मैंने क्या क्या किया? मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हुआ तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू चेंज हुई। फ्लक्स डेंसिटी अगर चेंज हुआ तो मुझे मैग्नेटाइजिंग करंट में भी चेंज दिखना शुरू हो गया। ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग करंट अगर चेंज हो गया, मतलब सपोज कर लो कि अगर एफ की वैल्यू घट गई तो मैग्नेटाइजिंग करंट का क्या होगा? बी एम का क्या होगा? वो तो बढ़ेगा। बी एम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो भी प्रोपोर्शनल में चल रहा है। ठीक है, तो वो भी बढ़ना बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर सपोज कर लीजिए कि मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा वैल्यू तक बढ़ता है तो सर्किट एक ट्रबल के स्टेट में जाएगा। कौन सा ट्रबल का स्टेट? मैग्नेटिक कोर अगर है तो एक ही ट्रबल का स्टेट होता है, सैचुरेशन। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उसी सैचुरेशन की स्टेट तक पहुंचना अवॉइड करें, बट वही यहाँ पे होने लग जाएगा। तो जैसी मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू चेंज होगी तो आई कैन से कि इफ आई म्यू इंक्रीजेस, चलो पूरा ही लिख देते हैं, इफ आई म्यू इंक्रीजेस देन it will create more possibility of saturation of core। इसीलिए इसका बढ़ना कोई एडवांटेजियस चीज़ नहीं है, इनफैक्ट उससे खतरा है। उसका बढ़ना जो है वो एक रिस्क वाला पार्ट है। ठीक है, तो कोर का सैचुरेशन जो है वो इसके अंदर होना ऑलमोस्ट तय रहता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट को इसी वजह से एक लिमिट में रखा जाता है। मैग्नेटाइजिंग करंट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाता है। सो दैट इज वाई, लास्ट लाइन बस लिख लीजिए फिर कंप्लीट करते हैं इसको। सो दस द मैग्नेटाइजिंग करंट thus the magnetizing current is maintained between which value? Between 4 to 5% of its full load current। उसके full load current का 4 से 5% is maintained between 4 to 5% of फुल लोड करंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये कारण होता है। कभी कभी पूछा जाता है, नॉर्मली यूनिवर्सिटी में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी एईजे के पेपर में पूछ लेता है कि भाई मैग्नेटाइजिंग करंट को कितना प्रतिशत रखना चाहिए उसके फुल लोड करंट के। तो इसका आंसर आप ऐसे बता देंगे, मान लीजिए इस डेटा को याद भी कर लिए, तो इसके पीछे का कंसेप्ट कहाँ से निकलेगा? कंसेप्ट तो समझना जरूरी है ना। और ये कंसेप्ट इतने रिलेटिविलिटी से होते हुए पहुँचता है कि भाई फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो रही है, इसकी वजह से आपका आई म्यू चेंज हो रहा है। आई म्यू चेंज हो रहा है तो कोर जो है वो सैचुरेशन की तरफ ड्राइव होता चला जाएगा, सैचुरेशन के करीब पहुंचेगा, जो कि डेंजर की स्टेट है उसके लिए। क्योंकि उसके आगे फिर आप जितना भी आप फील्ड बढ़ाते जाइए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते जाइए, फ्लक्स डेंसिटी में अब कोई चेंज नहीं आएगा। तो उस
सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द कोर। इसीलिए मैग्नेटाइजिंग करंट को हमेशा उसकी फुल लोड करंट से 4 से 5% के अंदर रखा जाता है। ठीक है, 4 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट जो है उसी रेंज पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो था ट्रांसफॉर्मर के बारे में, इसका ईएमएफ इक्वेशन। अभी आपको मैं इस वीडियो पर टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तक नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अगली ही क्लास में हम लोग टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात करेंगे। और बहुत जल्दी अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंच रहे हैं, तो आपको मज़ा आएगा और क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, ये एकदम मस्त डिटेल्ड फॉर्म में आपको पूरा ईएमएफ इक्वेशन मैंने आपको बताया। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे उनके लिए ये सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल्ड फॉर्म में था। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन मोड पर हैं, वो फर्स्ट वाला डेरिवेशन चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में कंप्लीट डेरिवेशन है। जब डिटेल्ड फॉर्म में आपको पूछेगा एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 14 मार्क्स टाइप का, तो आप इस टाइप का डेरिवेशन जो है वो बता करके आइएगा एकदम प्रॉपर फुल डिटेल के साथ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो था ये ईएमएफ इक्वेशन पर डील करने वाला था। ईएमएफ इक्वेशन इसी के साथ होता है कंप्लीट। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है उसको पढ़ेंगे मस्त तरीके से डिटेल फॉर्म में। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग ऑल ऑफ दीज वीडियोज़। आपके लिए रेगुलरली नए नए वीडियोस, सेशंस एकदम प्रॉपर, यूनिवर्सिटी वाले जितने बच्चे हैं वो उनके लिए भी पूरा प्रॉपर कंटेंट जो है वो आता रहेगा। आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से हम लोग प्रॉपर उसको फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो गया, बहुत सारे लोगों का एग्जाम होने को है, तो जितना हो सके हम लोग मैक्स टू मैक्स चीज़ें जो है उसको कवर करके चलेंगे। ठीक, और एक और चीज़, जो बच्चे एसएससी जे एग्जामिनेशन और ऑल स्टेट जे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए संग्राम बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है डेल्टा अकेडमी के ऐप पर। डेल्टा अकेडमी के ऐप पर तो आ ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी सारी अब अपलोड होने वाली है जल्दी ही, और साथ में कोर्सेज भी आप लोग के लिए और पैरेलली चलेंगे। बट फिलहाल अभी मेन जो कोर्स चल रहा है दैट इज संग्राम बैच फॉर एसएससी जे 2024, सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन वहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी अगले सेम से, नेक्स्ट सेम से कंटेंट आपको काफ़ी सारा मस्त तरीके से इस ऐप पर मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, 10 जनवरी से क्लासेस शुरू होने वाली है। क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले पहले आप फटाफट से ऐप जो है उस पर ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।